हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम काइनेमेटिक्स की चर्चा करेंगे। जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर से मैं ये कह सकता हूँ कि फिजिक्स असल में आपके लिए शुरू हो रहा है। तो काइनेमेटिक्स का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझें। तो काइनेमेटिक्स की जब बात होती है तो किसी भी मोशन की जब हम बात करते हैं, और मोशन की बात करते हुए जब हम फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो भी मोशन हो रहा है, मान लीजिए कि एक कार है जो कार अपने रोड पे चल रही है, तो कार के रोड पर चलने के पीछे जो फोर्स है, अगर हम उसकी बात ना करें और केवल कार के चलने के बारे में बात करें, तब इसे आप काइनेमेटिक्स कहते हैं। और जब इसके साथ आप फोर्स भी जोड़ दें, यानी कि कॉज और इफेक्ट दोनों को एक साथ लेकर के चले, तब वहां पर हम डायनामिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स यानी मोशन की हम बात कर रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग फोर्स, यानी कि इसके पीछे लगने वाले फोर्स की जब हम बात नहीं कर रहे हैं, तब हम इसे काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी काइनेमेटिक्स में, वो ये है कि जब हम मोशन बोलते हैं तो इस शब्द मोशन का क्या अर्थ हुआ, और इस मोशन के साथ हम जब रेस्ट बोलते हैं तो रेस्ट शब्द का क्या अर्थ होता है। एक हो गया मोशन और एक हो गया रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है और मोशन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझिए। और अगर मैं एक आम एग्जांपल लूं तो आप कह सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं तो मैं रेस्ट पे हूं, और अगर मैं उठकर खड़ा हो जाऊं और यहाँ पर क्लास के दौरान मैं चलने लग जाऊं, तब आप ये कहेंगे कि हाँ, मैं मोशन में हूं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हर मोशन और हर रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं होता। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन इसे देख रहा है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए ये कार है आपके पास, और इस कार में आप बैठे हुए हैं और आपके साथ साथ बगल में आपके कोई मित्र बैठे हुए हैं। तो अगर आप दो लोग बैठे हुए हैं तो एक दूसरे को जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, आप दोनों रेस्ट पे हैं, क्योंकि आप भी अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं और आपके जो दोस्त हैं वो भी आपके बगल में बैठे हुए हैं। तो आप दोनों अगर एक दूसरे को देखते हैं तो आपको ये लगता है कि आप दोनों रेस्ट पे हैं। लेकिन मान लीजिए कि मैं इस गाड़ी की बात करूं और इस गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ इंसान है मैं उसकी बात करूं, तो यहाँ पर इसके अंदर जो बैठा हुआ होगा वो जब इस गाड़ी को देखेगा, तब आप और आपके दोस्त दोनों जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों उसके लिए मोशन में हैं, क्योंकि वो गाड़ी जो है वो यहाँ से इस तरफ आ रही है और यहाँ पर से आप इस तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए इस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति जब आपको इस गाड़ी में देखेगा तो आपके लिए और उनके लिए आप दोनों मोशन में हैं। तो इसीलिए मोशन और रेस्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है और कहाँ से देखा जा रहा है। तो इसलिए आपको ये बात समझना जरूरी है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, an object is said to be in motion if it changes its position with the description of time, and if it does not change its position with the passage of time, then it is said to be at rest. तो मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। जब टाइम के पैसेज के साथ आप देख रहे हैं कि किसी का पोजीशन बदल रहा हो, तब आप कहेंगे कि मोशन है। और टाइम बढ़ती के साथ साथ अगर आप देख रहे हैं कि उस बॉडी का पोजीशन नहीं बढ़ रहा हो, तो वो रेस्ट पे कहलाएगा। तो इसी बात का एग्जाम्पल हमने लिया था कि जब आप और आपके दोस्त एक ही कार के अंदर बैठे हुए हैं, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ आप दोनों फिर भी हिल नहीं रहे एक दूसरे के पोजीशन से। लेकिन जो दूसरी गाड़ी थी, एक सेकंड पहले आप दोनों यहां पर थे और दूसरे सेकंड में आप दोनों ऐसे हो गए, तो आप लोग दोनों की जो पोजीशंस थी वो बदल गई एक सेकंड के बाद। तो इसलिए वो दो जो गाड़ियां थी उनके बीच में मोशन था। तो इसीलिए मोशन और रेस्ट क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो अगला पॉइंट क्या है, बोथ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। जैसे हमने बात की कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कहां से देखा जा रहा है। Nobody can exist in a state of absolute rest or of absolute motion. कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता। फिर से वही बात मैं दोहरा रहा हूं कि कहां से देखा जा रहा है, किस रेफरेंस से देखा जा रहा है, इस बात पे ये डिपेंड करेगा कि जो बॉडी है वो रेस्ट में है या वो मोशन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज जो आपको समझनी होगी वो है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं। तो दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक जिसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, दूसरा जिसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन को तो आप जरूर याद रखें
इनर्शियल फ्रेम वो होगा जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मानता है, और जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को नहीं मानता उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो मतलब क्या निकल रहा है इस इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम का? इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये निकल रहा है कि जैसे हमने गाड़ी की बात की, तो एक ही गाड़ी के अंदर अगर बैठे हुए आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहां पर इसे इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। लेकिन अगर जो दूसरी गाड़ी का हमने एग्जांपल लिया था वो एक्सेलरेट करते हुए अगर आ रही थी, या मान लीजिए उसी डायरेक्शन में भी जा रही हो लेकिन एक्सेलरेट कर रही हो, तो दोनों के बीच में कोई भी कैलकुलेशन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जो फ्रेम होते हैं उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। अभी के लिए आपको बस इतना जानना जरूरी है कि इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है। एक बार जब हम फोर्स वाले चैप्टर में आएंगे तब वहां पर फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। अभी के लिए बस आप ये दोनों जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इनको आप याद रखें, इस चैप्टर के लिए काफी है। जैसे ही हम फोर्स वाले चैप्टर में जाएंगे वहां पर हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो मोशन है वो है वन डायमेंशनल मोशन, फिर है टू डायमेंशनल मोशन और फिर है थ्री डायमेंशनल मोशन। मतलब क्या हुआ? वन डायमेंशनल का मतलब जब एक डायमेंशन में चल रहा हो, यानी स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो। टू डायमेंशन का मतलब जब प्लेन में चल रहा हो, और थ्री डायमेंशन का मतलब जब स्पेस पे चल रहा हो। यानी अगर हम केवल एक एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वो वन डायमेंशनल कहलाएगा। जब हम दो एक्सिस की बात कर रहे हैं तब वो टू डायमेंशनल कहलाएगा, और जब हम तीन एक्सिस की बात कर रहे हैं तब वो थ्री डायमेंशनल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये तीन फोटो देखें तो सबसे पहले हम एक ट्रेन देख रहे हैं जो कि एक लाइन में जा रहा है, तो इसलिए इसे हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल लिया गया है वो फुटबॉल का लिया गया है, यानी कि जब आप फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो फुटबॉल को किक करने में हम ये मान के चल रहे हैं कि वो इस तरह से फुटबॉल गया और इस तरह से ड्रॉप हो गया। तो इसके लिए हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक एक्सिस जो कि यहां से यहां तक का मेजरमेंट करेगा और एक एक्सिस जो कि यहां से यहां तक का मेजरमेंट करेगा। यानी कि एक एक्सिस जो कि इस तरह से मान लीजिए कि फुटबॉल की गति को हम मान लें कि यहां से आपने किक किया फुटबॉल और यहां आकर के फुटबॉल गिरा, तो एक जो एक्सिस है वो देखेगा कि हॉरिजॉन्टली कितना आपने मूव किया फुटबॉल को, और एक जो एक्सिस है वो ये देखेगा कि वर्टिकली आपने फुटबॉल को कितना मूव किया। तो इसलिए ये एक प्लेन में हो गया और टू डायमेंशनल इसको हम कह सकते हैं। तीसरा जो एग्जांपल लिया गया है वो यहाँ पर एक बटरफ्लाई, एक तितली को लेकर के लिया गया है। तो वो अगर किसी रूम में घूम रही है तो आपको पता है कि वो रूम में किसी भी तरफ जा सकती है, तो इसलिए हम इसे वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल नहीं कह सकते, इसे हम थ्री डायमेंशनल कहेंगे, क्योंकि वो हो सकता है इस डायरेक्शन में भी जाए, हो सकता है इस डायरेक्शन में भी जाए, हो सकता है इस डायरेक्शन में भी जाए। तो क्योंकि यहाँ पर हमें तीन डायरेक्शन मिल जा रहे हैं तो इसलिए हम इसे स्पेस में कहेंगे और इसे हम थ्री डायमेंशनल कहेंगे। तो वन डायमेंशनल जब सिंगल एक लाइन पे चल रहे हो, टू डायमेंशनल जब एक लाइन और साथ में एक और एक्सिस की जरूरत पड़े, और थ्री डायमेंशनल जब आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जरूरत पड़े। तो वैसे में आप उसे थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक बार ये समझना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने यूनिट्स की बात की थी, और जैसे अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकंड। लेकिन साथ साथ आप एक और क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं, और ये जो वेलोसिटी है ये भी होता है मीटर पर सेकंड। तो स्पीड के मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड में क्या अंतर है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब हम स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोनों के बीच वो होता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक कार है और उस कार के स्पीड की हम बात कर रहे हैं, तब हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हाँ ये जो कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। लेकिन साथ साथ अगर हम बोलते हैं कि ये जो कार है ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है,
तब इसे हम स्पीड नहीं कहेंगे, इसे हम वेलोसिटी कहेंगे। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो पहले केस में जब हम कह रहे थे कि जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर्स पर आवर है, तब ये जो क्वांटिटी है इसे आप स्केलर कहते हैं। और जब आप ये कह रहे हैं कि जो गाड़ी है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर्स पर आवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है, जब हम ऐसा बोलते हैं तब ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें ये नहीं देखना है कि वैल्यू कितनी है, लेकिन साथ साथ हमें ये देखना है कि डायरेक्शन क्या है। तो जब हम वैल्यू और डायरेक्शन दोनों को एक साथ लेते हैं तब हम उसे वेक्टर कहते हैं, और जब हम सिर्फ वैल्यू ले रहे होते हैं तब उसे हम स्केलर कहते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। तो जैसे अगर आप डिफरेंस देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। स्केलर वन डायमेंशनल होता है और वेक्टर मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसे मान लीजिए हम एक सर्कल की बात करें, तो हो सकता है कि सर्कल में जो गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर्स पर आवर है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है कि स्पीड तो हम कह दे रहे कि हाँ स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड के कांस्टेंट होते के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि डायरेक्शन बदल रहा है। हर सेकंड में आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो है वो बदलता चला जा रहा है। तो इसलिए ऐसे में हम इसे वेक्टर बोलेंगे। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्केलर कब चेंज होगा? जब क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। और वेक्टर कब चेंज होगा? जब या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए। तो जैसे हमने ये एग्जांपल लिया कि स्पीड जो है वो तो हमेशा 30 किलोमीटर्स पर आवर रह रही थी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता जा रहा था, और डायरेक्शन के चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो गई। तो इसीलिए या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। उसके बाद नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा आर एप्लीकेबल। डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स नोन एज वेक्टर अलजेब्रा इज एप्लीकेबल फॉर वेक्टर्स। सो वेक्टर्स के केस में एक अलग तरह का अलजेब्रा हमको यूज करना पड़ता है। स्केलर्स के केस में नॉर्मल जो अलजेब्रा है उसी से काम हो जाता है। वन स्केलर क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर स्केलर क्वांटिटी। वन वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर। तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि डायरेक्शन भी है। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता तो हम दोनों क्वांटिटीज को लेके एक दूसरे से डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पे साथ में डायरेक्शन भी है, तो इसलिए हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जाम्पल अगर देखें तो जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस 20 मीटर हमने जब कह दिया तो वो स्केलर क्वांटिटी हुआ, लेकिन साथ साथ एक वेक्टर क्वांटिटी भी होता है डिस्प्लेसमेंट, जहां पर कि हमको ये बोलना पड़ता है कि 20 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ, तब उसे जा करके हम वेक्टर क्वांटिटी इसलिए कहते हैं। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक एक करके 2-3 एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये सबसे पहले समझना है। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस का मतलब हमारे लिए होता है कि एक पॉइंट से हमने शुरू किया और दूसरे पॉइंट पर जाकर के हम रुके। अब यहाँ पर हम चाहें तो ये पाथ भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम चाहें तो ये पाथ भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम चाहें तो ये पाथ भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम चाहें तो ये पाथ भी ले सकते हैं। तो ए से बी पहुंचने के कई सारे रास्ते मेरे पास हो सकते हैं। ये सारे जो पाथ हैं इन्हें हम डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन जो सबसे छोटा पाथ होता है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये सारे, ये डिस्टेंस भी कहला सकता है, ये भी डिस्टेंस कहला सकता है, ये भी डिस्टेंस कहला सकता है, और ये भी डिस्टेंस कहला सकता है। तो ये सारे डिस्टेंस है, लेकिन जो सबसे छोटा पाथ था ए और बी के बीच में उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्टेंस के केस में हम केवल ये देखते हैं कि कितना लंबा पाथ था, और डिस्प्लेसमेंट के केस में हम दोनों देखते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एरो बनाया है, क्योंकि ए से बी के तरफ के डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल जो मैंने लिया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है इसे हम डिस्टेंस कह रहे हैं, और जो सबसे छोटा पाथ था इसे डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे। देखिए इसे भी हम डिस्टेंस कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे छोटे पाथ को हम डिस्टेंस नहीं कहेंगे, लेकिन डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल एक होगा। तो अगर आप चाहें तो कुछ डिफरेंसेस देख लें दोनों के बीच। फॉर अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल डिस्टेंस कैन बी मेनी वैल्यूड फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और डिस्प्लेसमेंट वुड ऑलवेज बी सिंगल वैल्यूड। तो जैसा हमने देखा एग्जाम्पल में कि सिर्फ एक पाथ ऐसा होगा जो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा और कई सारे ऐसे पाथ होंगे जो डिस्टेंस कहलाएंगे। डिस्प्लेसमेंट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस विड ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होगा? एक बार फिर हम दोबारा यहाँ पे आते हैं। ए से बी हम जा रहे हैं, तो ए से बी अगर हमें डिस्टेंस जो मेजर करना था वो ए से बी ही करना था, तब ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन मान लीजिए कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं ए से बी का, लेकिन हमें मेजरमेंट करना था बी टू ए डायरेक्शन का, तो वैसे में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये निगेटिव डायरेक्शन में हो गया, तो इसीलिए ये निगेटिव हो जाएगा। और यही मान लिए अगर कि ए और बी एक ही जगह पर है तो वहां पर जीरो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो भी कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसकी हमने बात की कि शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कह सकते हैं, तो इसलिए ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इफ एंड ओनली इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। तो इसीलिए मैंने बात की सबसे छोटे पाथ की, स्मॉलेस्ट पार्ट। अब एक और डिफरेंस हम देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। तो स्पीड जैसा हमने देखा स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस याद रखिए, क्यों? क्योंकि स्पीड स्केलर है, तो इसीलिए डिस्टेंस और टाइम को हम देखेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहेंगे? जब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो रहा हो। मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये पाथ है आपके पास, 100 मीटर का पाथ है हमने मान लिया, ये 25 मीटर, ये 50 मीटर, ये 75 मीटर। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ तक जाने में 10 सेकेंड का टाइम लगा, इसके बीच भी 10 सेकेंड का टाइम लगा, इसके बीच भी 10 सेकेंड का टाइम लगा और इसके बीच भी 10 सेकेंड का टाइम लगा, तब इसे आप यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आप कवर कर रहे हैं। लेकिन यही मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 10 की जगह पर सिर्फ 7 सेकेंड लगे होते, यहाँ पर आपको मान लीजिए 5 सेकेंड लगे और यहाँ हमने मान लिया कि आपको 12 सेकेंड लग गए। तो ऐसे में क्या होगा कि ये एक स्पीड था, यहाँ पर फिर स्पीड जो है थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ पे स्पीड और बढ़ गई और यहाँ पर जाकर के स्पीड फिर से धीमी पड़ गई। तो ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। एक और कॉन्सेप्ट होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उस इंस्टेंट पर जब आप स्पीड को मेजर कर रहे हैं, यानी मान लीजिए कि हमने ये पॉइंट पकड़ा और हम इस पॉइंट पर स्पीड निकाल रहे हैं, तो जब हम इस पॉइंट पर स्पीड निकाल रहे होंगे तो इसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड हो, जब यूनिफॉर्म स्पीड हो तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि जब हमने एवरेज स्पीड निकाला तो जैसे हमको आपको याद होगा ये सारे 10 सेकेंड थे जब यूनिफॉर्म था, तो जहां पर भी आप निकालेंगे हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, तो इसीलिए एवरेज स्पीड भी वही होगा और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड बदलता चला जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग है, यहाँ पर जब आप आ गए तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो बढ़ गई क्योंकि कम समय लग रहा है यहाँ पर जब आ गए तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई और यहाँ पर जब आए आप तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो कम हो गई। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हर जगह पर बदलता चला जा रहा है, लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो तो एवरेज स्पीड है। तो जब यूनिफॉर्म मोशन हो तब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर हो जाएंगे, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो जब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। 10 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में, 2 किलोमीटर पर आवर किस डायरेक्शन में,
ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है। When a body moves in a straight line, then the average speed and average velocity are equal. ये बिल्कुल ध्यान रखें। देखिए, इस तरह की जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसे ही स्टेटमेंट्स को एग्जाम में आपके उठाया जाता है और सीधे एक ऑप्शन बना करके सामने रख दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअली हर चीज को समझना जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ गए तो उसके बाद इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हें कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह के जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं, इन स्टेटमेंट्स को आप जरूर याद रखें, क्योंकि यही आपके ऑप्शंस डायरेक्टली एग्जाम में बन जाते हैं और बहुत सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने में। अब हम आगे देखते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने बात की थी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन आता है। आपको एग्जाम्पल अगर हम लें तो जितने भी गाड़ियां होती हैं, मान लीजिए आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, कोई बाइक चला रहे हैं, तो शुरुआत हमेशा होती है, आप देखेंगे कि जो कांटा है वो 0 पे रहेगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ करके 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो जाएगा। आगे ना जाए तो अच्छा है, लेकिन ये जो है ये बढ़ता चला जाता है। इसके बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि पहले जो आपकी स्पीड थी आपके स्कूटर की या आपके कार की, वो 0 पे थी। उसके बाद जब ये कांटा बढ़ा तो इसका मतलब ये है कि अब जो आपका बाइक की, आपका जो स्कूटर है वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। उसके बाद जब ये कांटा और बढ़ा, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो 40 किलोमीटर पर आवर होने का मतलब क्या हो गया कि अब जो आपका स्कूटर है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो क्या होता है, धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहा होता है स्कूटर या कार, और इसीलिए आप एक्सेलरेटर देखते हैं कि एक एक्सेलरेटर होता है। तो जैसे जैसे आप इसे बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे स्पीड बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे एक एक्सेलरेशन हो रहा है, और इसीलिए आप इसे एक्सेलरेटर कहते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। इसी की बात की हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि पहले 0 पे थे हम, 0 से हम बढ़ करके 20 पर आ गए, 20 से हम बढ़ करके 40 पर आ गए, और इस तरह से जो स्पीड है वो बढ़ रही है, लेकिन एक डायरेक्शन में बढ़ रही है। इसीलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी नहीं कहेंगे, इसीलिए हम इसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, क्योंकि एक डायरेक्शन में हम इस स्पीड को ले रहे हैं, यानी वेलोसिटी को ले रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यानी अगर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो a इक्वल टू v/t करके शायद हम लिखेंगे इसे। अब एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब कहेंगे, जब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यानी जो हमने एक्सेलरेशन की बात की कि स्कूटर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होकर के वो 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 40 किलोमीटर पर आवर होता चला जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन है। लेकिन जैसे ही आप अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाले होते हैं, वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे आप स्कूटर को धीरे कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूटर को धीरे जैसे ही हमने किया, ये डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गया, और वैसे में हम ये कहते हैं कि ये निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है या डिसेलरेशन हो रहा है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम, its acceleration is negative. The negative acceleration is also called as retardation और deceleration. तो जैसा मैंने कहा कि जैसे ही डेस्टिनेशन के पास आप पहुंचने वाले हैं, पहुंचने के साथ साथ आप धीरे धीरे ब्रेक लगाते हैं और एक्सेलरेशन को कम कर देते हैं। तो जो 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर पर जो स्कूटर चल रहा था, अब वो धीरे धीरे 20 हो जाएगा और लास्ट में जाकर 0 हो जाएगा और आप रुक जाएंगे। तो इसे हम निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो आपको जानना है वो है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किसी ऑब्जेक्ट को आप गिरा रहे होते हैं। मान लीजिए कि मैं अपने घर के छत पे जाके खड़ा हो जाऊं, वहां पर एक बॉल लूं और उस बॉल को गिरा दूं। तो इस बॉल को जब मैं गिराऊंगा तो आइडियल कंडीशन में ये अर्थ से सिर्फ खिंचाएगा। तो अर्थ से जो खिंचाने की जो टेंडेंसी होती है, मान लीजिए कि कोई और फोर्स वहां पे ना हो, सिर्फ अर्थ खींच रहा हो। मैं क्यों कह रहा हूं कि कोई और फोर्स ना हो, क्योंकि मान लीजिए अगर हम अपने छत की बात कर रहे हैं तो बीच में हवा है, तो हवा के होने के कारण एक एयर रेसिस्टेंस होगा वहां पे। तो एयर रेसिस्टेंस होने के कारण दूसरे भी फोर्सेस हैं। लेकिन अगर हम ये मान लें कि बीच में कोई हवा नहीं था, वैक्यूम था बीच में, तो अगर वैक्यूम था बीच में, निर्वात क्षेत्र था बीच में, तो क्या होगा, जब हम बॉल को गिराएंगे तो बॉल सिर्फ अर्थ की तरफ गिरेगा। सिर्फ अर्थ की जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन होता है अर्थ के ग्रेविटी के कारण,
सिर्फ वो होगा और उसमें ये बॉल खींचा चला आएगा, तो इसको हम फ्री फॉल कहेंगे। तो फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया? इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस ऑल बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम अ स्मॉल हाइट। दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। एक्सेलरेशन विथ विच द बॉडी फॉल्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी नाम दिया जाता है इसे, और अर्थ पर इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे थे कि एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी बाय टाइम है, यानी मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फ्री फॉल, जब सिर्फ एक एक्सेलरेशन के कारण कोई बॉडी को गिराया जाए और कोई दूसरा फोर्स वहां पे ना हो, तो आप इसे फ्री फॉल कहेंगे। अब लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें देखना है, वो है रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव जब यहाँ पे टर्म यूज हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि मोशन किसी दूसरे के रिलेशन में हम देख रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन कैसे देखते हैं? दो तरीके से देखते हैं। पहला केस मान लीजिए जहां पर दो कार्स हैं और ये दोनों कार्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और दूसरा एक और हम केस मान लेते हैं जहां पर एक कार इस डायरेक्शन में और दूसरी कार इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो। तो वैसे में क्या होगा? और आपने ये रोड पर चलते हुए भी देखा होगा कि मान लीजिए कि आप जिस लेन में हैं उसी लेन में एक और कार आपके बगल में चल रही हो, तो वैसे में आप देखेंगे कि जो दूसरी कार या दूसरा जो स्कूटर आपके बगल से आ रहा हो, वो आपको थोड़ा अपने रिलेशन में थोड़ा धीरे जाते हुए नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो धीरे जा रहा है, बस क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट के कारण वो आपको थोड़े से धीरे जाते हुए नजर आता है। लेकिन यही मान लीजिए कि दूसरे लेन की तरफ आप देखें, जो ऑपोजिट साइड से आती हुई गाड़ियां और स्कूटर्स होंगे, तो वैसे में आप क्या देखेंगे कि वो जो उसका एक्चुअल स्पीड होगा उससे कई ज्यादा तेज जाता हुआ नजर आएगा। तो वैसे में ये हो जाता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, कि जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो स्पीड आपको नजर आता है, और जब आप दूसरे या ऑपोजिट साइड से आते हुए किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो दोनों स्पीड जो है वो ऐड हो जाता है। उस एडिशन के कारण आपको ये लगता है कि वो बहुत तेजी से चल रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव इन द सेम डायरेक्शन देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, velocity of b minus velocity of a. When the object b moves in opposite direction of the object a, then vba is equal to vb plus va. यानी कि अगर इसी एग्जाम्पल में हम ये मान लें कि इसकी जो स्पीड है वो ये 40 किलोमीटर्स पर आवर है और इसकी जो स्पीड है ये 50 किलोमीटर्स पर आवर है। ये मान लिया हमने A, ये हमने मान लिया B, ये है A, ये है B, 40 किलोमीटर्स पर आवर और ये हो गया 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ A निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 40 केस 1 में, यानी कि 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो आपको जो गाड़ी है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपसे सामने जाते हुए आपको नजर आएगी। लेकिन यही मान लीजिए हमको अगर निकालना होता VAB, तो VAB क्या होता? 40 माइनस 50 यानी माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। माइनस 10 क्यों हो गया? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि B जो है ज्यादा तेज चल रहा है एज कंपेयर टू A। तो धीरे 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 क्या होगा कि B जो है वो ओवरटेक करके आगे चला जाएगा। तो किस स्पीड से जाएगा? वो है माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर जब हम VBA निकालते हैं तो ये हो जाएगा 50 प्लस 40 यानी 90 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम VAB भी निकालें तो उसमें भी 40 प्लस 50 यानी हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें डिफरेंस क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक्चुअली B के रिस्पेक्ट में A 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, लेकिन जब वो क्रॉस किया B को
तो देखने में ऐसा लगा कि वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो ये होता है रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेलोसिटी है ना। और अगर माइनस नहीं लेते, सिर्फ हम रिलेटिव स्पीड देख रहे होते, तो इस माइनस की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों एक दूसरे से रिलेटिव स्पीड में 10 किलोमीटर का अंतर देखते एक दूसरे में। तो ये रिलेटिव मोशन होता है। तो समझ ले कि रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव मोशन कैसे होता है। सेम डायरेक्शन में जाने से क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जाने से हमें स्पीड्स का या वेलोसिटीज का डिफरेंस लेना होगा, और जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तब स्पीड्स का या वेलोसिटीज का सम लेना होगा हमें। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा जब हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन देखते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है, वो इक्वेशंस होते हैं जिनको यूज करके आप स्पीड निकाल सकते हैं, या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो वैसे में जो इक्वेशंस यूज होते हैं इन चीज़ों को निकालने के लिए, उन्हें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। इसमें ये समझिए कि ये सारी जो क्वांटिटीज आप देख रहे हैं वो क्या है। v है फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी कह लीजिए, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम, और s है डिस्प्लेसमेंट। तो ये 5 क्वांटिटीज आपको दी गई हैं। क्यों हमें जरूरत पड़ रही है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की? क्योंकि एक एक्सेलरेशन हो सकता है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन ना हो, आप एकदम बिल्कुल सीधे सीधे देख लें, मान लीजिए एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये 0 हो गया, और इसके 0 होते ही v और u बराबर हो गया, यानी स्पीड कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों बराबर है। तो जब एक्सेलरेशन होगा तब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बराबर नहीं है, क्योंकि एक एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। अब आप क्या देख रहे हैं कि जैसे अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें आपके पास 4 क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 4। इसमें आप देख रहे हैं अगर 1 2 3 और 4, टी तो यहाँ भी था, यहाँ भी है, इसमें भी 1 2 3 4, तो सब में 4 क्वांटिटीज हैं। तो अगर 3 क्वांटिटी आपको पता हो और चौथा क्वांटिटी निकालने के लिए कहा जाए, तो इस चौथे क्वांटिटी को हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी जो कार है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरू हुई, यानी u का वैल्यू मेरे लिए क्या हो गया 20, चलिए मीटर्स पर सेकेंड मान लेते हैं क्योंकि हम सब स्टैंडर्ड यूनिट मानेंगे, और वहां से बढ़ के इसकी जो वेलोसिटी थी वो 40 मीटर्स पर सेकेंड हो गई। और ये जितना भी काम है ये हमने 10 सेकेंड में पूरा किया। और मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन कितना था, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम? हमें u पता है, हमें v पता है, हमें t पता है। तो इन तीनों को अगर हम इक्वेशन में डालेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 40 इक्वल टू 20 प्लस a इंटू 10। इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू a इंटू 10, यानी a की वैल्यू हो गई 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आराम से निकाल लिया हमने। मान लीजिए कि आपसे a नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता कि डिस्प्लेसमेंट कितना है तो हम क्या करते, हमारे पास 3 वैल्यूज थे u, v और t, लेकिन u, v और t कहीं पर एक जगह पे और नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ता एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो जैसे ही हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते, हमारे पास 4 क्वांटिटीज अब हो गई। हमारे पास u की वैल्यू है, हमारे पास t की वैल्यू है, हमारे पास a की वैल्यू है और t की वैल्यू तो है ही, तो s निकल जाता। या तो इस इक्वेशन को हम लेते, v की वैल्यू है हमारे पास, u की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू हमने निकाल ली, तो s की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशन का हम यूज कर सकते हैं कि कोई भी 3 क्वांटिटीज अगर आपके पास दी जा रही है और चौथा कोई भी हो इन दोनों में से वो पूछा जा रहा है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आ चुके हैं, हालांकि ज़्यादा इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं वो एनडीए के एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि एसएससी जैसी एग्जाम्स में भी इसे पूछ दिया जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, इन फार्मूला के बारे में आप याद रखें, इन फार्मूला को, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हो सकता है कि बिल्कुल सामान से साधारण से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं इस पर। अब
लास्ट में एक चीज जो हमें देखनी है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं जितने भी तरह के मोशन है उनका। तो सबसे पहले 3 तरह के ग्राफ हम देख रहे हैं, एक जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ को देख रहे हैं, एक जिसमें वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को देख रहे हैं, और तीसरा जिसमें ये एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ को हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि मान लीजिए एक कार है और ये कार रेस्ट पे है, अपने गैराज में लगी हुई है। तो क्या होगा, गैराज में जहां पे लगी हुई है वहीं पे लगी हुई है क्योंकि रेस्ट पे है, तो इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा है। ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठ करके देख रहा हूँ तो ये रेस्ट में मेरे लिए वहीं पर है, अगर मैं खड़ा हूँ बगल में भी तो वहीं पे है, थोड़ी दूर से देख रहा हूँ तो थोड़े दूर में दिखेगा। लेकिन जो वो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए मेरे और कार के बीच में 10 मीटर्स की डिफरेंस है, तो ये 10 मीटर्स की डिफरेंस जो है हमेशा 10 मीटर्स की डिफरेंस रहेगी। तो इसीलिए ये x की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। अब क्योंकि x कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये रेस्ट पर है। रेस्ट पे होने का क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है यानी कि वेलोसिटी का ग्राफ तो बन ही नहीं सकता क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। एक्सेलरेशन का बिल्कुल सवाल नहीं उठता क्योंकि वेलोसिटी ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन कैसे होगा। वेलोसिटी क्या है, आपको याद होगा हमने बात की, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो रहेगी और यहाँ पर कोई ग्राफ आप नहीं बना पाएंगे। अब अगला केस हम लोग मान लेते हैं मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चली जा रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन विथ अ स्लोप। अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो जैसा ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया था वैसा ही ग्राफ हम यहाँ पे भी बनाएंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का। जीरो नहीं कर रहे हैं, अगर हम बोलते कि वेलोसिटी जीरो है तब यहाँ पे बनता वो ग्राफ। एक्सेलरेशन होने का सवाल ही नहीं क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी होगा तब एक्सेलरेशन आएगा। अब हम कह रहे हैं मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट स्पीड में यहाँ पे देखा हमने, कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे देखा, तो ये हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन नहीं, जीरो एक्सेलरेशन होता तो यहाँ पर होता। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि स्पीड में या वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज हो रहा है, यानी वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा विथ अ स्लोप, और पोजीशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में अब स्ट्रेट लाइन नहीं चेंज करेगा, तेजी से चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहे हैं आप। तो यहां से यहां तक आने में आप ये देखिए, अगर तो मान लीजिए कि ये 10 मीटर है, मान लीजिए ये 20 सेकेंड है और ये 10 मीटर है। यहां से यहां जाने में अगर मैं एक इक्वल टाइम इंटरवल लेता हूं तो 20 सेकेंड में तो आप देख रहे हैं कि ये कहां तक चला जाएगा, है ना। ये हो सकता है कि लगभग मेरे लिए 10-10 करके हम चलें तो ये शायद 100 मीटर है। पहले 20 सेकेंड में सिर्फ 10 मीटर और उसके बाद के 20 सेकेंड में 90 मीटर, टोटल मिलाकर के 100 मीटर हो गया। तो इसलिए ये जो ग्राफ आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो ग्राफ है ये पैराबोलिक हो जाएगा, ध्यान रखें इसका, इसे हम पैराबोलिक कहते हैं। मोशन विथ कांस्टेंट डिसेलरेशन, कांस्टेंट डिसेलरेशन होने से क्या होगा कि पहले एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा थी, बाद में धीरे धीरे एक्सेलरेशन घट गई। तो आप देख सकते हैं कि पहले कुछ सेकंड में इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ और बाद के उतने ही सेकंड में इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कांस्टेंट डिसेलरेशन है। तो इसीलिए ये जो लाइन है ये भी पलट जाएगी, तो ये उल्टा हो गया क्योंकि वेलोसिटी पहले कुछ वैल्यू था, बाद में घट के वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो जीरो हो गई। लेकिन एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम कांस्टेंट वर्ड की यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो कांस्टेंट यहाँ भी था, कांस्टेंट यहाँ भी है। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ को आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से कई बार कई एग्जाम्स में उठाए गए हैं, तो आप सिर्फ इतना अगर ध्यान रखेंगे तो हर तरह के क्वेश्चन जो ग्राफ से आते हैं वो यहाँ पर से किया जा सकता है। तो इसी के साथ जो पहला पार्ट था वन डायमेंशनल मोशन की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो वन डायमेंशनल मोशन किस तरह से होता है और कितने तरह से जो भी क्वेश्चन यहाँ पर से बन सकते हैं, उन सभी चीजों का हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। अब आगे बढ़ के हम 2 डायमेंशनल मोशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।